कहानियों का पिटारा प्रेजेंट्स हिंदी स्टोरीज। स्टोरी टेलर वरुण चोपड़ा। आज की कहानी का नाम है एमी का भोंदू। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। ऑफिस के काम से शहर से दूर आया हूँ। काम खत्म करके आज ही निकल जाने का विचार था, पर शाम घिरने को आई और बारिश भी ना रुकी। ये तमिलनाडु के सुदूर अंचल का अनचीना सा गांव है। दूर तलक हरियाली, क्षितिज पर भीग रहे नारियल के गवरिल पेड़, झरझर बरसते बादल और उसके ख्याल। बरसात मुझे हमेशा से ही उदास करती है। हमारे देश में तो सावन के बिना मिट्टी में से ऐसी सौंध महक भी नहीं आती। शायद यहाँ की मिट्टी ही कुछ और है। इस हवा बयार की आदत नहीं मुझे, और कोई बहुत खास वजह भी नहीं, पर सर्द मौसम की बरसात और बूंदों का संगीत मन को भला भला सा लगने लगा। जीवन में यूं ही याद रह जाने वाले कुछ चित्र मन के कैनवास पर उभर चले। अनायास सी जेब से कलम निकालकर सामने टेबल पर पड़े अखबार के कोने पर लिखा, कुछ दिनों की खुशबुएं हम दिल में रखते हैं सदा, जीवन में फैले कठिन निर्वात में जी लेने को। डाक बंगले के बरामदे में एक कप चाय के साथ बैठे बैठे मुझे खुद पर हैरानी हो गई। वो होती तो बेतहाशा हंस पड़ती और फिर कहती, अरे रे 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 रे, भोंदू तो पोएट हो गया। मेरा मन एक बार फिर भोंदू कहे जाने पर खिंचता और एक बार फिर सर झटक कर उसकी हंसी में शामिल हो जाता। मैं मुस्कुरा दिया और मिट्टी की इस सौंधी महक में दबी अपनी यादों की सोर तक चला गया। मैं 15 साल का था जब मामा के गांव में आंधी के बाद झरे आम बीनते हुए उसे देखा था। दिखता ही रह गया था। मेरी ही तरह वो भी गर्मी की छुट्टियों में किसी रिश्तेदार के यहाँ आई थी। उसके लिए भी गांव का माहौल अनोखा सा था। खेतों की हरियाली, इंसान के साथ ही बहुतेरे जानवर और खुला आसमान। प्रकृति से इतनी नजदीकी में हम शहरी बच्चे तो खो ही जाते हैं। 2 दिन बाद नहर की पुलिया पर पांव लटकाए बैठा था तो अचानक घिरी बादलों के साथ वो जाने कहां से आकर मेरे पास आ बैठी। मुझे देर तक लगता रहा कि बादलों की गुड़मुड़ की ही तरह वो कुछ कहना चाहती है, पर वो चुप रही और हल्की सी बरसात शुरू हो गई। उसने बस इतना किया कि जैसे ही मैं इस नटखट बारिश से बचकर भागने को हुआ, उसकी चंचल आंखों ने मुझे हाथ पकड़कर चुपचाप बिठा दिया। बादल बरसते रहे, वो बिना हिले चुपचाप बैठी रही और मेरे मन में भीतर तक एक मिट्टी की सौंध महक सी बस गई। मैं उसका नाम तक न पूछ सका। उसी शाम मामा जी के घर से वापसी थी, वो भी लौट गई होगी। उस दिन के बाद उससे कभी मिलना भी नहीं हुआ, लेकिन उस सौंधी महक को भूला भी नहीं। सालों बाद जीवन के समंदर में हिचकोले खाता, एक सपने से दूसरे सपने की ओर भागता, सपनों की माया नगरी में आ खोया। यहाँ जिंदा रहने को तो बहुत कुछ था, मगर जीने को कुछ भी नहीं। सुबह से अरमानों का बोझ, सारा दिन काम की आपाधापी, गए शाम की उदास हवा और इस उदासी को और गहरा करता दमकती रात का शोर भरा सन्नाटा। महानगर में इसे ही जीवन कहते हैं। यूं ही एक दिन इस सिर चढ़ी चकाचौंध से घबराकर ऊब कर मैखाने में जा बैठा। कांच के खूबसूरत जाम में नाचते तरल को घूर रहा था कि कांच के उस पार आंखें ठहर सी गई। शहर के शौकीन शहजादों के बीच हाथ में बोतल लिए एक लड़की थिरक रही थी, नशे में धुत, हाई बेस पर बज रहे संगीत पर गुस्से से फुफकारती भरती पागल नागिन की तरह। मेरा संस्कारी मन विद्रुप से भर उठा। न जाने कौन है, बिल्कुल उस जैसी लग रही है, लेकिन वो ऐसी हो ही नहीं सकती, कतई नहीं। अगले ही पल हलक में जाम उतार कर मैं काउंटर से उठ गया। बोझल मन और उदास हो चुका था। कुछ मादक तरल का प्रभाव और मैं तीर की तरह क्लब से बाहर चल दिया। भाग जाना चाहता था उस ऊप से, और भागकर कहां जाता ये भी पता नहीं। किस उधेड़ बुन में मेरी चाल तेज हो गई थी कह नहीं सकता, और अचानक सामने से आती कार को देख मैं घबराने की जगह मुक्ति भाव से क्यों भर गया ये भी नहीं जानता। अगले रोज अस्पताल में आंख खुलने पर भी भारी आंखों में बस इतनी तस्वीर उभरी कि किसी ने मुझे पीछे से जोर से धक्का दिया था और मैं सड़क के उस तरफ स्ट्रीट लाइट के खंभे से जा टकराया था। माथे पर 2 टाँके लगे और बायां हाथ पहली बार फ्रैक्चर के दर्द से 2-4 हुआ, लेकिन इतनी सी चोट बेशक एसयूवी के नीचे कुचले जाने की बनिस्बत कम ही है। सौम्य चेहरे पर मुस्कुराती शराबती आंखों वाले डॉक्टर की बात सुनकर मैं झेप गया। आनंद फानन में अस्पताल आया। विट्ठल मेरी पिछली रात की किस्से बताने वाले की बातें सुनकर हैरान होता रहा कि कैसे उसका टल्ली दोस्त बीच सड़क पर आती कार के आगे शाहरुख खान की तरह बाहें फैलाए खड़ा हो गया था। वो तो किसी लड़की ने उसे धक्का मारकर मौत से बचाया और उसकी बेवकूफ़ी के किस्सों के साथ अस्पताल छोड़ गई। मैं झेपता रहा, किसी से ये भी नहीं पूछा कि वो कौन थी। दोपहर तक डिस्चार्ज होकर घर वापस आ गया। विट्ठल को ऑफिस में मेडिकल लीव की औपचारिकताएं पूरी करने को कहकर विदा किया और अपने अकेलेपन के साथ चुपचाप पड़ा रहा। अगले कई दिनों तक यूं ही पड़ा रहा।
अवसाद में गले तक डूबा, अक्सर मैं भूख प्यास भी भूल जाता था। कभी आसपास की हर आवाज सुनाई देती तो कभी हर तरफ गूंजते शेर पर भी मेरे मन का गाढ़ा सन्नाटा हावी हो जाता। मैं अपनी तुलना सीलिंग पर लटकी अपने ही जाल में फंसी मकड़ी से करता तो कभी उस चींटी से, जिसे मालूम नहीं कि कहाँ जाना है और क्यों जाना है, फिर भी चलती जा रही है। माँ की मौत के बाद मेरे पास याद करने को कोई भी नहीं रह गया था। यूपी बिहार के हर लड़की की तरह मुझे लगता था कि एक अच्छी सरकारी नौकरी मिलने के बाद जीवन में स्थायित्व आ ही जाएगा, लेकिन अब मैं लक्ष्यहीन कीड़े सा महसूस कर रहा था। जीने को सब कुछ होते हुए भी मैं जी नहीं पा रहा था। दुनिया की हर शय मेरे अंतर्मुखी मन को बेईमानी लगने लगी थी। बालकनी से दिखते सितारे आसमान में बिना मतलब लटके नजर आते तो भीतर जाले से लटकी मकड़ी। 10वें दिन तक मैंने खुद भी सीलिंग से लटकने का फैसला कर लिया था। एक हाथ और 2 खरोच लगे पैरों की मदद से फंदा तैयार करने के बाद स्टूल उठाने जा ही रहा था कि डोर बेल बजी। मैं अपनी जगह पर जम सा गया। 10 मिनट तक रुक रुक कर डोर बेल बजती रही, फिर शांत हो गई और शांत हो गया मृत्यु की ओर पागल घोड़े की तरह भागता मेरा उद्वेग। पंखे से टंगी रस्सी मेरा मुंह ताक रही थी। कुछ पल यूं ही खड़े रहने के बाद चुपचाप मैं बाहर निकला और किचन से पानी पीकर दरवाजे की ओर बढ़ गया। बड़ी देर तक मेरा इंतजार करने के बाद कोई मेरे दर पर अश्वत्थ की खूबसूरती बोनसाई का छोटा सा गमला रखकर चला गया था। नन्हे वृक्ष की एक डाली पर अटके गेट वेल सून कार्ड की लिखावट इस शहर में मेरे एकमात्र परिचित विट्ठल की तो कतई नहीं थी। गमला उठाकर मेज पर रखने के बाद मैं आंखें मूंद कर सोफे पर ढेर सा हो गया। कुछ सेकंड बाद ध्यान आया कि वो नन्हे नन्हे पीपल के पत्ते मुझे बड़े प्यार से दिख रहे हैं और वो कार्ड अब भी मेरी उंगलियों में फंसा है। कार्ड के पीछे एक खूबसूरत इबादत भी लिखी है। एक बूंद हंसी, एक कतरा धूप, कभी खुद को भी देख कर देखो, एक क्षितिज बड़ा ही सुंदर है और कभी खिड़की से बाहर देखो। नीचे कोई नाम नहीं था, पर इन चंद शब्दों में जाने क्या था कि मैं कुछ ही पलों में 20 बार पड़ गया। प्लास्टर बंधे हाथ की त्वचा में अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। स्टडी टेबल से स्केल लाया और प्लास्टर के भीतर डालकर धीरे धीरे घुमाने लगा। मृत त्वचा की परतों में जमे बैक्टीरिया तृप्त हुए। जिनकी हड्डियों का कभी फ्रैक्चर से वास्ता पड़ा है, ये आनंद वो ही जान सकते हैं। तल्लीनता से हाथ खुजलाते हुए मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि कब मेरी आंखें बंद हो गई और कब दरवाजे पर दस्तक हुई और कब दस्तक करने वाले हाथों ने बिना बंद किए दरवाजे को खोल दिया और कब तक मैं उसके भीतर आकर सोफे पर बैठ जाने से बेखबर रहा। थोड़ी देर बाद कुछ आहट हुई तो मैंने आंखें खोली। हैरान रह गया। सामने वो लड़की बैठी थी जो उस दिन क्लब में दिखी थी, बिल्कुल उसकी जैसी थी। ये यहाँ कैसे? क्या इसने मेरी जान बचाई थी? तुम? आप कौन? मेरा मतलब कब आई? जवाब मिला जब आप अपने हाथ पर स्केल से वायलिन बजा रहे थे। मैंने झेप कर स्केल एक और फेंक दिया। वैसे अच्छा तरीका है शुक्रिया कहने का। मैं शर्मिंदगी से भर उठा, कुछ भी ना बोल सका, सर झुकाए बैठा ही रहा। कुछ पल वो मेरी चुप्पी को बोझल भार तोलती रही, फिर धीरे से कहा, मैं थोड़ी देर पहले भी आई थी, शायद तुम सो रहे थे तो ये पौधा रखकर वापस लौट आई। मैं कुछ ना बोल पाया, लेकिन उसने शायद मेरी आंखों में उतर आए सवाल पढ़ लिए थे। बोली, न जाने क्यों पार्किंग तक जाने के बाद मेरा दिल हुआ कि वापस आकर तुम्हें देखूं। शायद जाग गए होगे। सीढ़ियां पार करने तक लगा बेवकूफ़ी कर रही हूँ, पर जब दरवाजे पर पौधा नहीं देखा तब जान में जान आई। दरवाज़ा बंद भी नहीं था। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे मामा का घर आरा में है ना? मेरा दिल धक से रह गया। ये तो वही है। तो क्या तुम? वो बेतहाशा हंस पड़ी। कभी सोचा नहीं था यार तुम इस तरह मिलोगे। कहाँ थे इतने दिन, कहाँ थे इतने साल? और मिले भी तो कार के आगे मरने जा रहे थे। ये तो अच्छा है कि मैं वहां पहुंच गई, वरना 1-2 दिन में तुम्हारी 13वीं होती। मैं अब तक हैरान था। वो बोलती रही, आरा में मेरे डैडी की दूर की कजन ने हमें गांव देखने बुलाया था, वहां तुम मिले थे। तुम तो कुछ बोलते बोलते थे नहीं, अपना नाम भी नहीं बताया था। तुम्हारे बारे में अंकल के बेटे से पूछा था, उन्होंने कहा नवीन नाम है उसका, भोंदू लड़का है। मैं तो क्लब में तुम्हें देखते ही पहचान गई थी। 12 साल में बस थोड़े से ही तो बदले हो। और ये बताओ, उस दिन शाम तक रुक नहीं सकते थे? कल हॉस्पिटल से तुम्हारा नाम पता निकलवाया और आज कितनी दिक्कत हुई तुम्हें खोजने में। कहते कहते उसने आसपास एक निगाह दौड़ाई और मेरे कमरे में छान कर आ रही फंदे की परछाई देखकर सक पकाकर चुप हो गई। मुझ पर जैसे घड़ों पानी पड़ गया। घर के सारे खुले दरवाजों का बिल्कुल ध्यान न था। उसके मोटे फ्रेम के चश्मे से झांकती आंखों में छलक आए सवाल पर मैं क्या कहता। बस इस खालीपन के जवाब में मेरी आंखें भर आई। जाने क्यों ये आंसू भले से लग रहे थे। कुछ देर बाद वो उठी। मुझे लगा शायद जाने के लिए।
मैं नहीं चाहता था कि वो इस वक्त वहां से जाए। उसे जाते हुए नहीं देखना चाहता था और रोक भी नहीं सकता था, इसलिए आंखें नीचे बैठा रह गया। मैं एक बार फिर हैरान हो गया। वो पानी का गिलास लिए सामने खड़ी थी। स्त्री ही इतनी संवेदनशील हो सकती है। चुपचाप उससे एक गिलास लेकर एक घुट पानी पिया कि उसने फिर पूछ लिया, ये बताओ सुबह से कुछ खाया है? मैंने बच्चे की तरह इनकार में सर हिला दिया। क्यों, खाना बनाना नहीं आता? मैंने बेचारगी से अपने प्लास्टर लगे बाएं हाथ पर एक निगाह डाली और उसने मेरी परेशानी को भांप लिया। ओह, तो तुम लेफ्टी हो, मुसीबत है फिर तो। नहीं, कहते कहते अगले ही कुछ मिनटों में वो किचन में ऑमलेट बना रही थी। वो देख ना ले इसके पहले ही मैं जल्दी से बेडरूम में गया और वो मनहूस रस्सी पंखे से उतार कर बाहर फेंक दी। बाहर आया तो वो मेज पर प्लेट लगा रही थी। मुझे देख मुस्कुरा दी। मेरे पास हजारों सवाल थे पर मैं बस इतना ही पूछ सका, तुम्हारा नाम क्या है? वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। मेरे दिल के किसी शांत कोने में सितार बज उठे। रियली नवीन, तुम आज तक मेरा नाम नहीं जानते हो? मैं तो तुम्हें याद हूं ना? अच्छा वो सब छोड़ो, पहले ऑमलेट खाओ वरना ये बुरा मान जाएगा। मैंने चुपचाप एक निवाला तोड़कर मुंह में डाला। एस्मा। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा। एस्मा का मतलब जानते हो? हाँ, जब कर्मचारी सरकार के खिलाफ हड़ताल करने की चेतावनी दे तो एस्मा कानून। हाँ वही, जानती हूँ, सरकारी मुलाजिम हो, तुम्हें पता होगा। ऐसे मत देखो। तो मेरा नाम है एस्मा, एस्मा रशीद। कुछ अनयूजुअल सा है ना? पर इस नाम के पीछे एक कहानी है, सुनो। मैं उससे कुछ भी सुनने को तैयार था। जब मैं पैदा हुई तो एस्मा कानून की वजह से डैडी जेल में थे। जेल से बाहर आए तो मेरा नाम एस्मा रख दिया। मैं बोल पड़ा, अच्छा हुआ तुम इमरजेंसी में नहीं पैदा हुई, वरना वरना मेरा नाम इमरजेंसी रशीद होता है ना। उसके साथ मैं भी हंस पड़ा। बातों बातों में ऑमलेट खत्म हो चुका था। वो मेरे काम धाम की पड़ताल भी कर चुकी थी, मेरा नंबर ले चुकी थी, मुझे दवाएं खिला चुकी थी, कई दिनों से दवाएं ना खाने के लिए लताड़ भी चुकी थी, घर का एक चक्कर लगा चुकी थी, मेरे सफाई पसंद होने की तारीफ कर चुकी थी और एक बार चुपके से बेडरूम में झांक कर आश्वस्त भी हो चुकी थी। शाम घिरने को आई। उसने जाने के लिए अपना स्लिंग बैग उठाया और बेसाख्ता बोली, जनाब नवीन गुप्ता जी, टूटे फूटे हो तो क्या हुआ? मैंने तुम्हारी जान बचाई है, चलो जेंटलमैन की तरह मुझे नीचे तक छोड़कर आओ। मैं धीरे से मुस्कुराकर उसके पीछे चल दिया। जाने से पहले उसने मुड़कर मेरी ओर देखा और बोली, सुनो, मैं फिर आऊंगी और कुछ उल्टा सीधा मत करना, ओके बाय। लौट कर आया तो मेज पर रखा उसका नन्हा अश्वत्थ मुझसे 100 बातें कर रहा था। घर के हर कोने में उसकी खुशबू थी। जाने कितने दिन बाद आज मैं हंस पाया था, रो पाया था और अनायास मुझे एहसास हुआ कि अब मैं उदास नहीं था। 2 दिन बाद वो फिर आई, फ्राइड राइस और कुछ स्नैक्स लेकर, और आते ही शुरू, पता है नवीन ये, पता है नवीन वो, जानते हो ये, जानते हो क्या हो गया, ये हो गया हो गया। पहली बार मैंने उसे गौर से देखा। मोटे फ्रेम के चश्मे और घुंघराले भूरे बालों के बीच दमकता माथा। तुम सुन नहीं रहे ना? मैं सकपका गया। सच कहूं तो उसे बुरा लगने के ख्याल से सहम गया। अच्छा ये बताओ, सिंगल हो तुम? मैं चुप रह गया। वो मेरा मुंह लटका देखकर हंस पड़ी, भोंदू, और हंसती रही। अगली बार जब वो मिली तो भोंदू नवीन की दोस्त बन चुकी थी। तुम काम क्या करती हो? मैंने धीरे से एक घिसा पिटा सवाल किया। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, अपने हिस्से की दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए कोशिश करती रहती हूँ। यूं तो डैडी अपने पीछे इतना सब कुछ छोड़ गए हैं जिस पर अम्मी शान से कई आशिक पाल सकती है, पर मुझे अपना एक मुकाम हासिल करना था, इसलिए दिल्ली से यहाँ आ गई। वैसे खुद को बिजी रखने के लिए बहुत कुछ करती रहती हूँ। मैं उसकी बेबाकी पर हैरान हुआ। बहुत कुछ जैसे? जैसे कि ऑर्फनेज के स्कूल में टीचर हूँ, कई एनजीओ से जुड़ी हूँ, पेंटिंग करती हूँ और कविताएं भी लिखती हो। मैंने उसकी बात पूरी की। एग्जैक्टली, वैसे बड़े ऐब है मुझ में नवीन बाबू। क्लब में खूब पिक कर नाचती हूँ, बीट करती हूँ, रात को सड़कों पर कार के आगे खड़े होने वाले जिंदगी से बेजार लोगों की जान भी बचाती हूँ। और वो हंस पड़ी। मैं झेप गया। तुम अद्भुत हो एस्मा, तुम मुझे एमी कह सकते हो। विठल मुझ में आया अचानक बदलाव देखकर हैरान था। अपनी बीवी से खौफ खाने वाला वो बेचारा आदमी ये मान ही नहीं पा रहा था कि मेरी आंखों में खुशी की चमक एक लड़की के इधर उधर की बातों से भर गई है। मैं खुद भी हैरान था कि घोंगे की तरह अपने खोल में छिपकर रहने वाला मन मैंने उसके आगे कैसे खोल दिया, कैसे दिखा दिया उसे अपने अंदर भीतर छिपा हुआ हर घाव, बिखरे बचपन की डरावनी यादें,
पिता किसी दूसरी औरत के लिए अपना परिवार छोड़ गए थे और माँ जिसने सिर्फ मेरे लिए अपना जीवन होम कर दिया था, आखिरी सांसें गिन रही थी जब मैं उसे सैकड़ों मील दूर इंटरव्यू दे रहा था। दरभंगा जैसे छोटे से शहर से निकलकर जीवन में सब कुछ हासिल करने के कड़े संघर्ष के अंत में मेरे पास खुशखबरी सुनाने के लिए भी कोई नहीं था। इस अपराध बोध से मैं कभी उभर नहीं पाया, खुद से नफरत करता रहा। वो बिना जज किए मुझे सुनती रही और फिर उसने कहा, ये जीवन है नवीन, माँ तुम्हें जीवन दे गई है, एक एक पल को खुशी से जीने के लिए, यूं ही बर्बाद करने के लिए नहीं। इन शब्दों में जाने क्या था कि उससे सब कुछ कहकर मैं उजला हो गया। 45वें दिन हॉस्पिटल में जब मेरा प्लास्टर कटा तो वो मेरे साथ थी। शरबती आंखों वाला शरारती डॉक्टर हैरान था। हॉस्पिटल से बाहर आते ही उसने मुझसे प्लास्टर कटने के मुकद्दस मौके पर गोलगप्पे की ट्रीट ली। मैं उसकी बातों पर हंसता मुस्कुराता हैरान होता रहा। शाम ढले हम समंदर किनारे चुपचाप चलते जा रहे थे। पहली बार वो चुप थे। मैं घबरा रहा था। क्या हुआ? कुछ नहीं। अब तुम ठीक हो गए हो? कल से ऑफिस भी ज्वाइन कर रहे हो? तो मैं कल से अपना ख्याल रखना। एमी? हाँ, अगर तुम चाहो तो फिर से धक्का मारकर ये दूसरा हाथ भी तोड़ दो, पर जाने की बात मत करो। वो हंस पड़े, फिर गंभीर होकर बोली, नवीन, मैं क्या कहूं? हम दोस्त नहीं हैं, पर तुम क्या चाहते हो? और जीवन में पहली बार मैं साहस कर पाया। मैं एमी का भोंदू बनना चाहता हूं। रह लोगे मेरे साथ? झेल पाओगे मुझे? उसकी आंखों में संशय था कि उलझन। ताउम्र मेरे स्वर में दृढ़ता थी। मुझे सोचने के लिए वक्त दो, कहकर वो तुरंत वापस चली गई। मैं अपने दुस्साहस पर खिंचता देर तक वहीं खड़ा रह गया। फिर घर लौट आया। एक हफ्ते तक ना वो आई, ना उसका कोई फोन आया, ना ही कोई मैसेज। हर गुजरते दिन के साथ मेरे निराशावादी मन ने उसकी जवाब की उम्मीद छोड़ दी थी। और फिर मुझे ऑफिस के काम से यहाँ इस हरे भरे गांव में आना पड़ा, जहाँ उसकी यादें ने मुझे और ज्यादा घेर लिया। उसका नन्हा पीपल विट्ठल को सौंप आया था मैं। अचानक फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज कौंध गया और मैं यादों के आंगन से निकलकर डाक बंगले के बरामदे में वापस आ गया। फोन उठाते ही सुखद आश्चर्य से भर उठा। उसका ही मैसेज था। लिखा था, इट्स मी, इट्स यस, एमी के भोंदू। कहानी समाप्त। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइएगा। चलता हूं, जल्द मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ, कहानी के पिटारे में मेरे यानी कि वरुण के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।